नमस्कार, मैं आपके साथ वीर सिंह। राजनीति के इन दिनों के अंदर चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, वो सब आप देख रहे हो। जिस तरह से राजनेता दौरे कर रहे हैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, तो आज ऐसे ही राजनीति नेगाड़े के सेशन के अंदर मैं आ चुका हूं। और आज का जो हमारा सेशन है, पहले तो मैं बताऊंगा जो हमारे साथ इस टाइम ये शख्सियत बैठी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विधानसभा ओसिया के लिए, जिला जोधपुर के लिए, फिर भी मैं इनका परिचय बताना चाहूँगा आपको। ग्राम पंचायत उमेदनगर पंचायत समिति तिवरी, जिला जोधपुर। इनकी जो श्रीमती जी धर्मपत्नी है प्रमोद कंवर जी, उनके जनप्रतिनिधि के रूप में काम देखते हैं महेंद्र सिंह जी भाटी। इनसे आज खास मुलाकात के अंदर हम बात करेंगे विधानसभा के मुद्दे पे। सर पहले तो नमस्कार, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। सर पहले तो हम जानना चाहेंगे, जो हमारी जनता आज आपको देख रही है, सबसे पहले वो आपसे आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेंगे। राजनीति में कितने टाइम से हो, क्या कैरियर है आपका राजनीति? मैं राजनीति में करीब 33-34 वर्ष से हूँ। जब से मैंने स्नातक किया, उसके बाद देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की एक लहर चल रही थी 1989 में, 1988 में। तो मेरा भी गैर कांग्रेसी होने के नाते मेरा विचार भी उमड़ा और मैं भी उस आयोजन में साथ लगा। और उसमें 89 में जनता दल की सरकार बनी थी, तो उसमें युवा थे, कॉलेज छोड़ के आए थे, तो उस समय से सक्रिय हैं क्षेत्र में और कार्य करते आए आबाद रूप से। उसके बाद 1995 में पंचायतों के चुनाव हुए, तो महिला सीट थी, तो मेरी माताजी थी, उनको सरपंच निर्वाचित हुए यहाँ से जनता के सहयोग से। उसके बाद 2000 में मैं खुद, जनता ने कहा कि आप पुरुष सीट है तो आप खुद बनो, तो मैं व्यवसाय भी करता था उसके साथ, मैंने वो भी पूरी भूमिका निभाई। उसके बाद 2010 में फिर जनता ने जब सीट आई वापस, तो उन्होंने कहा आप फिर सक्रिय रहें। उस समय नरेंद्र सिंह जी भाटी हमारे यहाँ से विधायक होते थे, उनके मैं काफ़ी करीबी था, तो उन्होंने कांग्रेस में मेरे को काफ़ी सक्रिय किया। उसके बाद तो कांग्रेस में सक्रिय हो गए, जिले के महामंत्री बने, जिले के उपाध्यक्ष बने, फिर उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए, पीसीसी के मेंबर, और कांग्रेस की राजनीति की और कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। उसके बाद में साथ में विधानसभा का प्रयास भी करते रहे कि चुनाव लड़ें, कि उन्होंने 2003 में कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, उसके बाद आप इस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और प्रयास करते रहेंगे। तो 2010 में तो उनका देहांत हो गया था, तो हम प्रयास करते रहे पार्टी से, जो भी पार्टी के नियम कायदे होते हैं उसकी तरफ से, तो परंतु उसमें से नहीं सफलता मिली। तो 2003 में 8 में प्रयास किया, 13 में भी किया, 18 में नहीं किया। जब जनता ने कहा अब इतने साल हो गए, आपको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, तो मैंने फिर कांग्रेस को छोड़ते हुए विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा बतौर। तो जनता का भरपूर सहयोग मिला, क्षेत्र में त्रिकोण हुआ, समीकरण बने और करीब 40,000 मत जनता की तरफ से मिले। जनता का बहुत आशीर्वाद रहा। और उसके बाद मैं लगातार ही कांग्रेस को छोड़ने के बाद मैं अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा में काम करने लग गया। फिर विधिवत रूप से पिछले साल मैंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया, प्रदेश भाजपा कार्यालय में जाके, और उसके बाद पूरी तरह भाजपा में सक्रिय हूँ। और अब भी जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसी के तहत काम करेंगे। जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि हमने भी जनता से जाना है कि बिना पार्टी के 40,000 वोट आप लेके आगे विधानसभा ओसिया से, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर। वो आप कैसे कर पाए? वो आपकी पहले से कोई पूर्वजों की छवि को लेके है, या आपकी कोई ऐसी, आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपको 40,000 वोट बिना पार्टी के लोगों ने दे दी, जनता ने दे दी, इतना प्यार आपको दिया, इसका क्या कारण है? जनता का स्नेह शुरू से रहा मेरे साथ, और मैं इतना सक्रिय रहा हूँ कि जनता के हर समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बीच में जाना हमेशा, और हर वर्ग के साथ, वर्गवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर सभी समाजों को साथ में लेते हुए, जोड़ते हुए, और मानव समाज मानता हूँ मैं तो, ये कि उसी रीति नीति पर चलता हूँ। उसके मैं प्रयास उसी रूट पे मैं करता आया हूँ, और उसी की परिणति रही कि 2008 में पूरा जन समर्थन मेरे साथ रहा। हालांकि निर्दलीय के चुनाव काफ़ी कठिन होता है, और कांग्रेस का उस समय माहौल थोड़ा तेज हो गया था, क्योंकि अशोक गहलोत वापस, लोगों को लग रहा था सीएम बनेंगे, तो जोधपुर जिले का मामला है, तो कांग्रेस पार्टी आएगी, अशोक गहलोत बहुत कुछ करेंगे, करना नहीं करना वो बाद की बात थी। तो लोगों का थोड़ा झुकाव हो जाता है कांग्रेस की तरफ, वरना तो बहुत करीब पहुँचे हुए थे, बहुत ठीक स्थिति थी। पर जो भी जनता ने दिया, समर्थन दिया, बहुत अच्छा दिया, और उसी के उत्साह से आगे बढ़े और आगे काम करते रहें। जी सर, पार्टी के अंदर अभी तक आपने आने की सोची तक नहीं है, अभी आने वाले चुनाव के अंदर, लेकिन मैं आपके युवाओं से मिला हूँ, आपके क्षेत्र के जो विधानसभा ओसिया के युवाओं से मिला हूँ, उनका कहना है कि हमारी जो खेल मैदान की वो एक बहुत बड़ी समस्या है।
अगर हमारे एमएलए साहब श्रीमान जी आपका उन्होंने नाम लिया, अगर वो बनते हैं तो हमारे खेल मैदानों के लिए उनको एक ज़रूर बात कहना। उन्हीं का ही एक सवाल है, वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप कोई बड़े पद पे आओ तो आने वाले दिनों के अंदर उनके लिए खेल मैदान बनाने की पूरी कोशिश करना, और वो भी अपने देश का, गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। आज युवा भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? युवाओं के प्रति मेरी हमेशा से उनका झुकाव रहा है। जो भी युवाओं के कार्यक्रम होते हैं, चाहे खेल के हो, इसके अलावा अन्य भी कोई उनकी गतिविधियाँ हो, तो मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और उनको सहयोग करता आया हूँ। तो जब ये क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे को बुलाते हैं बतौर अतिथि, तो मेरी तरफ से जो भी प्रयास होता है मैं उनकी मदद में रहता हूँ। और मेरी इच्छा होती है कि भाई इन मैदानों की दुर्दशा हो रही है तो इनकी कोई सार संभाल, सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है जो की जाए। तो खेल भी एक बहुत समाज का अहम हिस्सा है, बहुत ज़रूरी है, शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी, बौद्धिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद में जो जिम्मेदारी मिलती है या जो भी जनता की तरफ से क्या आदेश मिलता है, जो भी होगा वो तो आगे भविष्य में है, पर मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि खेलों के मैदानों की तरफ मैं उनका विकास करूं और हर तरफ से मेरा सहयोग रहेगा। जी सर, एक बार फिर अपने दोबारा पंचायतों की तरफ आ जाते हैं। पंचायतों के अंदर इन दिनों के अंदर एक कैंप चल रहा था, महंगाई राहत कैंप, 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। वो कैंप क्या लगता है विधानसभा पर प्रभाव डालेंगे? वो कैंप सरकारें, जो भी सरकार होती है, लोकतंत्र में जो सरकार होती है, अपनी तरफ से जो भी अपना ठीक करने का प्रयास ही करती है। मेरा एक मानना है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता ही है, और अपना प्रयास, कोई भी सरकार हो उसकी इच्छा होती है कुछ करें, तो वो तो एक उसका अंग है। जो योजनाएं जो पूरा कुछ पहले से चली आई है और कुछ नई कर रहे हैं, तो उनका चुनावी लाभ के लिए कि अब इसका कैंप करके, रात शिविर करके चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, और वो उससे कुछ ज़्यादा जनता जो लाभ ले रही है वो ये भी जानती है कि सरकार हमारे लिए कर रही है और गरीब के लिए करना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए सरकार सोचे आने वाली सरकार, कांग्रेस सरकार का हमको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा इससे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। कि मैं ज़मीनी स्तर पे काम करता हूँ और मेरे को सब हर तरह से ज्ञान है कि जनता ठीक है, छोटे तबके का आदमी है, तुरंत लाभ से 2 मिनट होता है, देखता है उसके सामने, परंतु उससे मत का निर्णय बदल दे और उसके पीछे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जी सर, आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 23-24 के अंदर, और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आओगे? क्या कुछ आपके अहम मुद्दे हैं? अगर आप इस पद पे आते हो, उन मुद्दों को आप जमीनी धरातल पे उतारोगे, ऐसे कोई मुद्दे आपके? मैं आपको क्या अर्ज करूं, आप बता रहा हूं कि राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मैंने पिछले 30-40 साल में देखा ऐसा लोक सेवा आयोग के सदस्य और इतना भ्रष्टाचार, जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आप सोच नहीं सकते। आप सोचो, जिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जो साक्षात्कार लिए जा रहे थे और बहुत लंबे चले, मैं रोज़ देखता 3-4 महीने तक साक्षात्कार चले, तो आप सोचो कहाँ न्याय होगा। तो मतलब कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। हर तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, एक ही जगह लोग जगह चयन हो रहा है, मतलब इसको खिलवाड़ बना दिया गया है। एक ऐसी संस्था है जिसका इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था कि भाई आरपीएस ये ऑटोनॉमी है, इसमें कुछ नहीं होता है और न्याय करती है युवाओं के साथ, वो जो नज़रिया जो इस सरकार की, जो मैं बताऊँ बड़ी असफलता जो है ना, इस सरकार सबसे बड़ी असफलता मैं इसको मानता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार हुआ है और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, पेपर लीक हो चाहे चयन हो, सब में आपको भ्रष्टाचार कुछ किसके ऊपर क्या आरोप लगा, मतलब आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है, खुला भ्रष्टाचार हुआ है और युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ हुआ है। तो ये दूसरा मुद्दा देख लो आप, महिला उत्पीड़न का आप देख लो। अभी मैं थोड़े दिन पिछले गया था वहाँ हिंडौन सिटी भी गया था एक दिन में। हिंडौन सिटी है, खजुआड़ा है, बीकानेर है, दौसा, मतलब ऐसी घटनाएं हो रही है। हालांकि इसमें मैं नहीं मानता कि सरकार किसी को भेजती होगी तो ऐसा अपराध करो, परंतु सरकार का खौफ और पुलिस का खौफ जो होना चाहिए, कानून का खौफ, वो खत्म हो रहा है। इसके कारण अपराधी बेखौफ अपराध कर रहा है। आप हिंडौन सिटी में देखिए, आप मतलब उसको, लड़की को आप जला देता है, गोली चला देता है और फिर कुएं में डाल देते हो, मतलब आप कितना, मतलब और पॉक्सो एक्ट बना हुआ है। इसके बावजूद तो ये, मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार अपराध करने को प्रेरित करती होगी, नहीं करती होगी, कोई प्रेरित नहीं करती सरकार है, परंतु सरकार का खौफ तो होना चाहिए, पुलिस का खौफ होना चाहिए, कि इस कानून का खौफ होना चाहिए, डर भय होना चाहिए। वो भय खत्म हो रहा है। इससे समाज में बहुत ही जो नैतिकता की गिरावट हुई है, वो बहुत, इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे सरकारों को प्रयास करने चाहिए आगे होकर। सर, पिछले दिनों के अंदर आज तक के रिपोर्टर के मुताबिक दिव्या मैडम, यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं ओसिया से, उनसे एक सवाल किया गया कि मैडम, जो आपके चिराई के अंदर इतना बड़ा सामूहिक हत्याकांड हुआ है, तो जो आरोपी हैं
जो मुजरिम हैं वो इतने बेधड़क खुले से घूम रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि हम एमएलए होकर हम खुद सेफ नहीं हैं, हमारे ऊपर भी हमले हो जाते हैं, गाड़ियाँ पुलिस प्रशासन साथ में होते हुए भी। इस पर क्या कहना चाहोगे? न तो ऐसे कुछ हमले हुए, ये तो सब कांग्रेस पार्टी की मिली भगती है। बद्रीराम जी पूर्व सांसद है, उनके परिवार की बढ़ती नहीं है। उन्होंने जानबूझ के कुछ पत्थर फेंके, कुछ एक डंडा चलाया और दिव्या जी को उसका बहाना मिल गया और सुरक्षा गार्ड मिल गए। इसके अलावा न तो कोई असुरक्षित है, न ऐसा कोई मुद्दा है। उसको खुद इस चेहरा मुद्दे को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। न तो ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र में ऐसा कोई, हमारे क्षेत्र में सामाजिक समरसता अच्छी है और न उनको कोई इस दृष्टि से कोई देखता है कि भाई आप क्यों हो क्यों नहीं हो, आप अपनी जगह हो, लोकतंत्र तरीके से चुनी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई असुरक्षा की मैं नहीं मानता ऐसी असुरक्षा है। फिर भी वो कह रही है तो वो उनकी जाने। जोधपुर में बढ़ते हुए क्राइम पे क्या कहना चाहोगे? आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर अजमेर से आई हुई बच्ची का जोधपुर के अंदर रेप हो गया था, गैंग रेप हुआ था, उस पर क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मतलब यही था ना, लोगों में जो खौफ होना चाहिए कानून का और पुलिस का। आप देखो पावटा चौराहे के ऊपर अब बाहर की जो लड़की नादानी में भूल करके आ जाते हैं कहीं, तो जगह छोड़ते हैं, खुद ही छोड़ते हैं, तो उनको जोधपुर ठीक लगा। तो जोधपुर के लिए आप कितना कलंक है ये कि जोधपुर यहाँ आए और उनके साथ ऐसी घटना कर दी। तो उसने, हालांकि पुलिस ने त्वरित से काम किया और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मतलब ऐसे समाज में, इस समाज में ऐसे अपराधियों के प्रति तो किसी तरह की कोई नर्मता बरतने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सख्ती से सख्ती होनी चाहिए। पुलिस ने जोधपुर में इसमें ठीक काम किया, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने ठीक काम किया कि तत्परता से उनको गिरफ्तार भी कर लिया और मेरे हिसाब से इसके अनुसंधान भी जल्दी पूरा कर लेंगे और न्याय भी न्यायालय से जल्दी मिलेगा, ऐसी आशा करते हैं। भाटी साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे और रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे। आपने भी देखा होगा कि जब चुनाव आएंगे पार्टी आप पे विश्वास करके अगर आपको टिकट देती है तो ओसिया विधानसभा से आपको ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा? अगर आप इस पद पे आते हो, विधायक बनते हो यहाँ से, सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा। ऐसी कोई समस्या आपने आपके ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है, मैं हमेशा की तो पिछले 15 से 20 साल से क्षेत्र में घूम रहा हूँ। सबसे पहली अच्छी सुविधा जो होनी चाहिए सड़कों की होनी चाहिए। कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, आज के युग में सबके पास वाहन है और जल्दी इधर उधर सब जाना पहुंचना चाहते हैं। तो सड़कों का जो जाल बिछा के जो बढ़िया से बढ़िया जो होना चाहिए उसकी थोड़ी यहाँ कमी है अभी। तो उसकी तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि सड़कें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बने और अच्छी गुणवत्ता की, और गुणवत्ता के साथ उसकी जो चौड़ाई है, आजकल सिंगल रोड जो होती है 3 मीटर वाली, उसका रोड बनाना कोई औचित्य नहीं रहता। कम से कम रोड 20 फीट की 22 फीट की रोड होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह इतने वाहन होते हैं जो डबल वाहन आमने सामने जाए आए निकल सके आ सके और दुर्घटना से बचा जा सके। तो पहला काम उसकी तरफ किया जाएगा। फिर शिक्षा के क्षेत्र में और भी जो काम हुए हैं उसके अलावा और आगे बढ़ाया जाएगा उन कामों को। और सामाजिक मुद्दे हैं इसके अलावा जो भी, और इसके अस्पतालों के जो मुद्दे हैं, अस्पताल सरकार ने काफ़ी खोले परंतु उसके कर्मचारी भी नहीं है। जगह जगह भवन बनने चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र खुलने चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा खुले तो क्षेत्र में स्वास्थ्य का लाभ मिले, लोगों को जल्दी से पहुंच सके। 5वीं समस्या हमारे क्षेत्र में क्या, जो भूगर्भ, पहले यहाँ खूब पानी होता था अंडरग्राउंड वाटर, तो पिछले 15-20 साल से कम हो रहा है। तो उसकी तरफ ही कुछ पायलट प्रोजेक्ट लाया जाए तो ये पानी कम हो, रिचार्ज हो। नज़दीक पड़ता क्षेत्र हमारा जो जोधपुर से लिफ्ट कैनाल जा रही 1130 RD से, तो ऐसी कोई RD के पास कोई ऐसी परियोजना आ जाए तो 10-10 बीघा भूमि जो हमारे मथानिया क्षेत्र में, ओशन क्षेत्र में सिंचित करने के लिए मिल जाए। ये हालांकि बड़ा जटिल काम है, भारी काम है, पर इसकी तरफ भी काफ़ी प्रयास किया जाएगा मेरी तरफ से कि हाँ, इससे इतना बड़ा कि इतना पानी आप चाहे लिमिटेड ही दो। तो यहाँ क्या मसाला फसलें होते हैं, नकदी फसल होती है, मिर्ची फसल होती थी हमारे यहाँ, तो इतनी बढ़िया मिर्ची जो पूरे भारत में प्रसिद्ध थी मथानिया के नाम से, परंतु अब अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला गया तो फ्लेवर बदल गया, TDS की मात्रा बढ़ गई तो मिर्ची फसल होनी कम हो गई। तो इसलिए ये प्रयास होगा कि ऐसा अच्छा जो नहर का पानी है, इतना पानी आप दो अति जहाँ बह के पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, इतना ही पानी का सदुपयोग हो जाए और एक 1130 ऐसी एक लिफ्ट कैनाल आ जाए और हमारे क्षेत्र को जोड़ दे तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा, क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। ये आपका मुख्य मुद्दा है? मुद्दा मुख्य रहेगा। जैसे कि सर ने बताया कि अगर हमारे यहाँ पे नहर की व्यवस्था हो जाए तो मथानिया क्या पूरे विधानसभा ओसिया के लिए एक जन्नत हो सकती है। जो लोग यहाँ पैदावार निकालते वो दुगना नहीं तिगना निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये इनके मुद्दे थे आज के हमारा जो सेशन था राजनीति के नगाड़े के अंदर।
तो आज हमने बात की महेंद्र सिंह जी भाटी से, जिनसे आज खास मुलाकात रही। सर 15 अगस्त भी आ रही है, जब अपना भारत देश सन 1947 के अंदर 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। आज़ादी के रूप में अपने एक दिवस भी मनाते हैं 15 अगस्त, और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को और अपने विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? पहले 15 अगस्त आ रहा है, इसलिए 15 अगस्त की देश विधानसभा क्षेत्रवासियों को और राजस्थान वासियों को और भारतवासियों को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप 15 अगस्त को अच्छी तरह से धूमधाम से मनाएं। उसके बाद राखी का पर्व है, उसको भी धूमधाम से मनाएं, क्योंकि अगले महीने हम दोनों आ रहे हैं। और मेरी तरफ से सभी को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं। आपने भी सर हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आप पधारे, आप इसके लिए बहुत धन्यवाद, आप क्षेत्र में पधारे। शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन गुरविंदर के साथ।